जय हिंद साथियों, रोजगार वेद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी से सभी लोग अपना अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस तो लगाना आता है आपको ना दोस्तों? बताइए क्या करना होता है आपको? वीडियो को लाइक करना होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगाइए जल्दी से सभी लोग। चलिए आप लोग ज़रा बताएंगे कि कैसे आप सब लोग हैं और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। हम लोग दोस्तों इस समय आरआरबी, एएलपीट और टेक्नीशियन का यहाँ पर साइंस का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस किए हैं और आपके पेपर में यहाँ पर हर एक सेट में 20 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछली बार पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आप स्टार्ट किया जाए, क्या दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग सवाल के पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा है एक बिलियन का पीएच 3 है। एक बिलियन का पीएच है कितना? 3। और जब इसका पीएच 6 में बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? देखिएगा दोस्तों, देखिए आप जानते हैं यहाँ पर pH बराबर क्या होता है दोस्तों? pH बराबर क्या होता है? माइनस का लाग H प्लस आयन होता है, ठीक। माइनस का लाग H प्लस आयन होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है? जब बिलियन का पीएच क्या है? 3 है, यानी 3 पीएच बराबर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3 पीएच है, तो इसको अगर इस फॉर्म में चेंज किया जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस का 3 H प्लस आयन हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कह रहा है जब इसका पीएच 6 में बदला जाता है, जब पीएच कितना हो जाए? 6 हो जाए, 6 पीएच हो जाए, तब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस का 6 हो जाएगा और H प्लस आयन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा गौर करेंगे यहाँ पर, यहाँ पीएच क्या था दोस्तों? पीएच क्या था? 3 पीएच का मान क्या था? 10 पर पावर माइनस 3। 6 पीएच का मान कितना हो गया? 10 टू दी पावर माइनस का 6। अब देखिए यहाँ से शुरुआत से यहाँ में आने में कितने की कमी हो गई है? तो 1/, भाई कमी तो हुआ कितने का? क्या हुआ है? -10 टू दी पावर माइनस का 3 का क्या हुआ है दोस्तों? कमी हुआ है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होता है? 1/1000, 1/1000। क्लियर है? 10 टू दी पावर -3 का मतलब क्या होता है? 1/1000। मतलब इसका ये हुआ कि 1000 गुना घट जाती है। क्या होगा दोस्तों? माइनस है ना यहाँ पर, माइनस, तो माइनस का मतलब हो जाएगा 1/1000। तो इसका मतलब क्या हुआ? घट गया है। कितना गुना? 1000 गुना, ठीक है। तो 1000 गुना घट जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। बताइए कोनो दिक्कत तो है नहीं इस सवाल में? ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, एक बार जरा इसको पढ़ेंगे। देखिए एक बार सभी लोग सवाल को हल करके बताइए क्या इसका उत्तर आ रहा है। बताइए दोस्तों क्या इसका उत्तर आ रहा है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? तो यहाँ पर दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ 0.5 किलोग्राम वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा पूछा गया है आपसे, के ई का मान पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या क्या दिया है? जो जो दिया है वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। चाल यानी वी का मान क्या दिया है दोस्तों? वी का मान क्या दिया है यहाँ पर? 4 मीटर प्रति सेकेंड,
4 मीटर प्रति सेकेंड। m का मान क्या दिया है यहाँ पर 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम दिया है। ठीक है भाई, 0.5 किलोग्राम दिया गया है। अच्छा देखिए के बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv²। देखिएगा 1/2, m का मतलब क्या है 0.5 है, v² यानी किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 1/2 देखिए यहाँ पर देखिए इसको 1/2 गुणे 0.5 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ से 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक, 2 से काटेंगे तो 8 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 0.1 स्थान पर लगाएंगे हो जाएगा 4। ठीक है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 4 जूल हो जाएगा। कितना जूल प्यारे साथियों, 4 जूल। तो 4 जूल इसका सही उत्तर है। ठीक है, 4 जूल इसका सही उत्तर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आप लोग भी लगा लिए होंगे दोस्तों, बताइए आप लोगों का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में दोस्तों कितने परमाणु होते हैं, आप लोगों को बताना है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो जल्दी से सभी प्यारे साथी कमेंट कर देंगे, बताएंगे जल्दी से ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, बताइए प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर इस परमाणु बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे साथियों ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। कितना होता है दोस्तों, O3 होता है, O3। क्लियर है, ओजोन का यह फार्मूला होता है O3। देखिएगा O3 है, इसका मतलब इसमें परमाणु कितने हैं दोस्तों, O 3 बार है तो इसमें परमाणुओं की संख्या हाँ जी हाँ, ओ इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, तो 3 है। परमाणु ही पूछा गया है तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। क्लियर है, इसमें परमाणु तो दोस्तों 3 हैं, लेकिन आप हमें जरा ये बता दीजिए कि इस ओजोन में कितने अणु हैं, ओजोन में कितने अणु हैं। तो ओजोन में दोस्तों अणु कितने हो जाएंगे, 1। कितने अणु होंगे दोस्तों, 1 होंगे। अणुओं की संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे 1, लेकिन परमाणु कितने हैं, तो यहाँ पर O3 बार है, O3 बार है तो इसका मतलब परमाणु 3 हो जाएंगे। कोई डाउट की बात नहीं है, बताइए कोई डाउट है इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक आपको सवाल यहाँ पर दे रहा हूँ, एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ पानी का H2O। अब H2O में जरा आप बताएंगे हमें, H2O में आप बताएंगे इसमें अणु कितने हैं, इसमें अणु कितने हैं और परमाणु कितने हैं, अणु कितने हैं और परमाणु कितने हैं, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग हमें बताइए। तो देखिए दोस्तों इसमें अणु कितने हैं, अणु कितने हैं, देखिए इसमें यहाँ पर किससे गुना किया गया है, 1 से। भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 से गुना किया गया है, यानी 1 मोल क्या है, पानी है। तो इसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अणु की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर परमाणु पूछा जाएगा तो परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन। तो कुल कितने परमाणु हैं, तो आप बताएंगे कुल परमाणुओं की संख्या क्या है दोस्तों, 3 है। डाउट अब है कोई, अब कोई डाउट है दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से, क्या अब कोई इसमें डाउट है। चलिए जल्दी से ज़रा बताएंगे, क्या इसमें कोई डाउट है आपको। हाँ जी भाई, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट नहीं है तो एक मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ
इसमें आप लोग हमें बताएंगे कितने परमाणु हैं कमेंट करके। H3 PO4 H3PO4 H3PO4 इसमें आपको बताने हैं कि परमाणु कितने हैं। इसमें बताने हैं आपको परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आप लोग कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर बताएंगे अगर आप समझ गए हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है, जरा एक बार पढ़ लेंगे सभी दोस्त एक बार पढ़ेंगे। कहा गया है इसमें कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का क्या है तो 4 है। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है? निम्न में से कौन सा प्रत्येक तत्व के लिए 1 मोल के लिए क्या है दोस्तों? सही है। 1 मोल के लिए बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन पर विचार करते हैं। 1 मोल में कार्बन, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम से 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं? नहीं, गलत बात है। ठीक है, गलत है यह। 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन में से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये भी गलत बात है। ठीक है, अब आइए इस पर देखते हैं। 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या से 1/3 होती है, बिल्कुल गलत बात है, 1/3 नहीं होती है। अब देखिए चौथा विकल्प क्या कहा गया है, 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होती है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्या है, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 1 मोल परमाणु में जो अणुओं की संख्या होगी, 1 मोल परमाणु में जो अणु की संख्या होगी वही कार्बन के, वही 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। जो परमाणुओं की संख्या होती है वह नहीं बदलती है। ठीक है, 1 मोल में जो परमाणु होते हैं दोस्तों वह नहीं बदलता है। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं तो याद रख लेंगे। 1 मोल में दोस्तों 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.6.022 गुणे 10⁻23। 10⁻क्या होता है? 23 होता है। इसी को दोस्तों एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। यह 1 मोल में चाहे कोई भी तत्व है उसमें ये समान होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इसी को एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दे रखा है, हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ दें अगर, तो हीलियम को जब छोड़ देंगे तो जो इसके अलावा सभी उत्कृष्ट गैस बन रहे हैं उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए। देखिए दोस्तों, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है, रेडान है, ये सभी अक्रिय गैस होते हैं, मतलब उत्कृष्ट गैस होते हैं। ठीक है, मतलब ये अस्थाई होते हैं कि ये भाग नहीं लेते हैं, कोई भी क्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अक्रिय गैस यानी उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। अब कौन कौन से उत्कृष्ट गैस हैं तो एक बार आप लोग दोबारा लिखेंगे। हीलियम है, नियान है, हीलियम, नियान, आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान है, उसके बाद क्या है दोस्तों तो रेडान है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? 2। तो इसमें तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियान का क्या होता है दोस्तों? 10 होता है। तो 10 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 8 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 8। इसी प्रकार आर्गन का जब करिएगा तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 18। क्या होता है? 18। 2 8 8। ठीक है, बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ के बाकी सभी के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो रहे हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार क्रिप्टान का देख लीजिए आप लोग। क्रिप्टान
के में कितने परमाणु होते हैं? सॉरी, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 36 होता है। ठीक है, 2, 10, 18, 36। तो क्या होगा यहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 8। तो बाहरी कक्षा में आप देख रहे हैं हर बार क्या बच रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 8। तो हीलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होंगी? तो 8 होंगी। क्लियर है? 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। जेनान का क्या होता है दोस्तों? जेनान का याद कर लीजिएगा 54 होता है परमाणु क्रमांक, 54। इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? 86 होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? 86। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है दोस्तों? फूल के केंद्र में इनमें से क्या मौजूद होता है? देखिए, फूल है, इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिएगा, ठीक है, ये फूल होता है। अब फूल के यहाँ पर बोला फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है? पंखुड़ियाँ? नहीं, पंखुड़ियाँ तो बगल बगल होती हैं। बाह्य दल, बाह्य दल दोस्तों, ये जो पत्ता है इसको बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, इसको बाह्य दल बोलते हैं। अंडप, अंडप, पुंकेसर, देखिए दोस्तों पुंकेसर भी किनारे किनारे होता है, लेकिन जो अंडप होता है प्यारे साथियों, ये जस्ट एक केंद्र में होते हैं। अंडप क्या होता है दोस्तों? केंद्र में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंडप। क्लियर भैया? अंडप फूल के क्या होते हैं? केंद्र में मौजूद होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, एक बार बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह क्या है? जिस भी धातु को आप चाकू से काट सकते हैं वो कौन सी धातु है? उसको कौन सी धातु कहते हैं? उसको बताइए। किस धातु को आप चाकू से काट सकते हैं? देखिए, तांबा को चाकू से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। एल्युमिनियम को भी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तांबा को नहीं काट सकते हैं, एल्युमिनियम को भी नहीं काट सकते हैं, लोहा को भी दोस्तों चाकू से आप नहीं काट सकते हैं, लेकिन सोडियम जो होता है इसको आप चाकू से काट सकते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम। ठीक है भैया, सोडियम। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे सोडियम का फार्मूला क्या होता है? सोडियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? सोडियम का प्रतीक क्या होता है? देखिए, सोडियम का प्रतीक दोस्तों होता है Na। क्या होता है? सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। अब सोडियम Na होता है तो इसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? नेट्रियम, नेट्रियम। ठीक है, सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो नेट्रियम कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए भैया, इसका उत्तर क्या होगा? चेला जी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस पुष्पी पादप में पर्णकोर के साथ नौच में कली उत्पन्न होती है? किस में होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा में। किस में दोस्तों? ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? देखिए मेथ एथ प्रोपेन प्रोपेन मेथ एथ प्रोप कितनी बार गए हैं? 3 बार, यानी कार्बन की संख्या क्या होगी दोस्तों? 3 होंगी। कार्बन की संख्या 3 होगी दोस्तों, तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 का 2 गुना प्लस 2, 3 का 2 गुना प्लस का 2, 3 का 2 गुना प्लस का 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 करेंगे 8, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। ये होगा प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, 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 ठीक है, C3H8, C3H8 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? दोस्तों साइकिल जब चलाइएगा आप, जब भी आप साइकिल चलाइएगा तो ऊर्जा का कौन सा रूप होगा जो उत्पन्न नहीं हो सकता है? प्यारे साथी जरा आप लोग बताएंगे। साइकिल मान लीजिए आप चलाएंगे, ठीक है भैया, साइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल आप चला रहे हैं, तो ऊर्जा का कौन सा रूप है जो उत्पन्न नहीं हो सकता है? ठीक है, ऊर्जा का कौन सा रूप उत्पन्न नहीं हो सकता? देखिए रासायनिक ऊर्जा, जब साइकिल चलाएंगे तो में रासायनिक ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होगी? ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा की बात कहीं नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा, ये भी नहीं बात है सही। और गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों? बताइए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जब साइकिल चलाइएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पूछा गया है साइकिल चलाते समय उपस्थित ऊर्जा नहीं है। जब साइकिल चलाएंगे तो कौन सा ऊर्जा उपस्थित नहीं है? गलती हो गया यहाँ पर, इसको सुधार करेंगे। जब साइकिल चलाइएगा दोस्तों, जब साइकिल आप चलाइएगा तो क्या होगा? एक तो गति होगी, भाई आप भी गति में होंगे, ठीक है, आप गति में होंगे तो गति तो होगा, गति तो क्या होगा? होगा। यांत्रिक ऊर्जा, ये भी होगा। ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। कहाँ से? देखिए जब आप साइकिल चलाते चलाते जाते हैं बहुत तेज, जहाँ पहुँचना होता है, देखते जब वहाँ पहुँचते एकदम गर्मी गर्मी तरबतर हो जाते हैं, तो गर्मी पहुँचने लगते हैं। काहे? काहे से? ऊष्मा उत्पन्न हुआ है दोस्तों। क्या उत्पन्न हुआ है? ऊष्मा। तो ये तीनों तो ठीक बात है, ये तीनों क्या है दोस्तों? ठीक हैं। बाकी देखिए रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, रासायनिक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, तो रासायनिक ऊर्जा इसमें उपस्थित नहीं होती है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? पौधा से पोषण कौन प्राप्त करता है दोस्तों? पौधा से पोषण कौन प्राप्त करता है? तो देखिए परजीवी पादप कौन है इसमें? तो अमरबेल का नाम सुने होंगे आप सभी लोग। अमरबेल इसका सही उत्तर है, परजीवी पादप होता है। ये दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, और जिस जिस पौधे के ऊपर ये चला गया ना भैया, उसका तो जीवन कर देता है नाश, उसको सूख जाना है, अमरबेल। इसी को साइंस के भाषा में अस्कुटा भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, अस्कुटा, ठीक है, इसी को अस्कुटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको अस्कुटा के नाम से जाना जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए प्यारे साथियों, डैश कई बहुखंडन द्वारा जनन करता है? कौन? कई बहुखंडन द्वारा कौन जनन करता है दोस्तों? बहुखंडन द्वारा कौन प्रजनन करता है? बहुखंडन द्वारा दोस्तों कौन प्रजनन करता है? तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। कौन सा मोडियम? तो बताएंगे दोस्तों प्लाज्मोडियम। ये बहुविखंडन द्वारा ये जनन करने की क्षमता होती है इसमें, वो भी कौन सा विखंडन? बहुविखंडन, ठीक है, याद रखेंगे क्या चीज़? प्लाज्मोडियम। अगला है
जब आकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह झुक जाती है। देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं सघन है, सॉरी, यहाँ पर सघन है, ये सघन माध्यम है, नीचे क्या है, विरल माध्यम। अच्छा, सघन और विरल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप रखे हैं बहुत दूर दूर, तो इसका मतलब क्या है, वह विरल है। विरल माने क्या, बहुत दूर, और सघन माने क्या होता है, बहुत नज़दीक। सघन माने सटना, मतलब नज़दीक नज़दीक, ठीक है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। जब प्रकाश यहाँ से आई, प्रकाश यहाँ से आई, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो यह क्या होगा, यह अभिलंब से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। अभिलंब से कहाँ जाएगा दोस्तों, दूर जाएगा, ठीक है। अभिलंब से कहाँ जाएगा, ये दूर जाएगा दोस्तों, ठीक है, अभिलंब से दूर चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो अभिलंब से दूर और तेज होगा, ये होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अभिलंब से क्या होगा, दूर होगा, और कैसा होगा, तेज होगा। प्रकाश की गति भी क्या होगी दोस्तों, तेज होगी, जब सघन से विरल माध्यम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए चला अगला क्वेश्चन है, चला जी, यहाँ पर दिया गया है इस सवाल में, हवा में ध्वनि 333 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी तय की जाती है। तो यात्रा बताना है, ठीक है, तो जो यात्रा की है दूरी, ठीक है भैया, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो उसको दोस्तों विक्षोभ कहा जाता है, विक्षोभ बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्या बोलते हैं, विक्षोभ बोलते हैं, विक्षोभ, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी। जैसे दोस्तों हम एक बात करें, जैसे मान लीजिए आप जहाँ भी हैं, यह मान के, यह जो अपने दिमाग में लगा जोर डालिए, जैसे सोचिए आंख बंद करके कि आप एक तालाब के पास गए हैं, तालाब में एक ढेला फेंक दिए हैं। क्या फेंक दिए हैं, ढेला। तो जब ढेला फेंकेंगे दोस्तों तो देखेंगे उसमें एक तरंग उत्पन्न होगा, ठीक है, एक तरंग उत्पन्न होगा, और तरंग कौन सा तरंग होगा, तो वह अनुप्रस्थ तरंग होगा, ठीक है। तो उसके जो लहर उठते हैं, ऐसे ऐसे जो लहर उठते हैं, इनके बीच की जो यहाँ पर दूरी होती है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। वही पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, विक्षोभ है, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्क्रीन को छोड़ा जाता है तो यह एक स्थितिज ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, भैया जब कोई चीज़ है, जब यह संपीड़ित है, मतलब क्या, संपीड़ित का मतलब यह होता है कोई चीज़ दबा दिए हैं। जैसे मान के चलिए कोई स्प्रिंग है, उसको दोनों हाथ से ऐसे दाब दीजिए, दाबेंगे फिर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दाबेंगे फिर छोड़ेंगे तो फिर अपनी मूल अवस्था में चला जाएगा। तो ज्यों ही आप दाब के छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, पहले वो स्थितिज ऊर्जा है, दाबे रहिए, स्थित है, वो हिल डुल नहीं रहा, स्थितिज ऊर्जा है। आज ज्यों ही छोड़ेंगे आप तो तुरंत उसमें गति हो जाएगी, तो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। जैसे जो आप चिप्स खाते हैं, जो भी चीज़ आप खाते हैं पैकेट वाला, उसमें देखते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक गैस भरा जाता है। वो कौन सा गैस है वही आपसे पूछना चाहता है। उस गैस का दोस्तों नाम है, याद रखेंगे, नाइट्रोजन। कौन सा गैस दोस्तों, नाइट्रोजन। तो चिप्स का पैकेट जो होता है, ठीक है, चिप्स को ख़राब होने से बचाता है, तो कौन सा गैस इसमें भरी जाती है, तो बताएंगे नाइट्रोजन भरी जाती है, N, ठीक है। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N2 गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन गैस। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था ये तत्व के तत्वों के साथ, ठीक है, कौन से तत्वों के साथ दोस्तों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कौन से तत्व? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक गुणों के बीच में जो मेंडलीफ द्वारा गठित किया गया था, यौगिक पर केंद्रित किया गया था, वो किसके तत्वों के साथ था दोस्तों? तो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। प्यारे साथियों, कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? जो मनुष्य होते हैं प्यारे साथियों, उसमें लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? लिंग गुणसूत्र का मतलब हो गया कि बच्चे का लिंग जो निर्धारित करते हैं। देखिए, मेल होता है और फीमेल होता है, मेल और फीमेल। इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें 44 गुणसूत्र 44 प्लस 2 होते हैं, इसमें भी 44 प्लस 2 होते हैं। ठीक, ये तो 44 जो दोनों में दिख रहे हैं, ये तो समान हैं। ठीक है, जो यहाँ पर 44 गुणसूत्र है वही इसमें भी है। मेल और फीमेल में दोनों 44 वाले जो गुणसूत्र हैं ये बिल्कुल समान होते हैं। अब ये दो जो गुणसूत्र अलग से हैं ये अलग अलग होते हैं, ये वाले ये अलग अलग होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग होते हैं। मेल यानी पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं दो, एक होता है यक्स, तो एक होता है क्या चीज? वाई। और फीमेल में जो दो गुणसूत्र होते हैं, एक होता है यक्स, दूसरा भी क्या होता है? यक्स। फीमेल में दोनों यक्स यक्स होते हैं, मेल में यक्स और वाई होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है? माता के गुणसूत्र से कि पिता के गुणसूत्र से? देखिए, माता का गुणसूत्र क्या होता है? यक्स यक्स, ठीक है, और पिता का क्या होता है? यक्स और वाई। अगर यक्स गुणसूत्र पिता का और यक्स गुणसूत्र माता का मिलेगा तो किसकी जन्म होगी? एक लड़की की जन्म होगी। लेकिन पिता का अगर वाई गुणसूत्र मिलेगा और यहाँ से तो एक ही गुणसूत्र है यक्स यक्स, इससे तो यक्स ही आना है, तो क्या होगा? एक लड़के का जन्म होगा। तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र से। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है लिंग गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? तो लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों आप सभी लोग। अगला प्रश्न नंबर 19, देखिए क्या कहा गया है। जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है, जो एक नम कोशिकीय झिल्ली से घिरी होती है और एक बाह्य त्वचाभ उपकला द्वारा स्रावित होती है? कैसा इसका जो शरीर होता है कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, ठीक, और ये नम कोशिकीय झिल्ली से घिरी होती है। तो ऐसा कौन सा जीव देख रहे हैं? केंचुआ। केंचुआ होता है दोस्तों। केंचुआ दोस्तों याद रखिएगा, केंचुआ होता है ना, इसका जो शरीर होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। और देखते हैं एकदम लिबिल लिबिल करता है केंचुआ, क्योंकि इसकी जो बाह्यतम जो कोशिका होती है ये किसकी होती है? नम कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जो बाहर इसका जो त्वचा होता है नम कोशिका झिल्ली से क्या होती है? घिरी होती है, इसलिए बहुत ये चिपचिपा होता है केंचुआ, बहुत घिनना लगता है, ठीक है दोस्तों। तो केंचुआ किस समूह के अंतर्गत आता है? केंचुआ दोस्तों किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये आपसे पूछा गया है कि जिसका गोलाकार शरीर होता है, तो गोलाकार शरीर तो दोस्तों केंचुआ का होता है। तो केंचुआ से आप पकड़ लेंगे केंचुआ किस समूह के अंतर्गत आता है? तो एनेलिडा समूह के अंतर्गत आता है। एनेलिडा मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है, एनेलिडा।
अब आपसे मैं पूछता हूं कि केचुआ तो किस समूह का हो गया, एनेलिडा। तो एनेलिडा समूह से संबंधित और भी तो जीव होंगे, तो कौन कौन से जीव हैं उन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक नेरिस है दोस्तों, नेरिस है, ठीक। एक जोंक है, जोंक, ठीक। जोंक को लीच भी कहते हैं दोस्तों, लीच कहते हैं। और रक्त पिपासु भी कहते हैं, रक्त पिपासु। जोंक को लीच भी कहते हैं, रक्त पिपासु भी कहते हैं। तो तीनों जीव, केंचुआ है, नेरिस है, जोंक का अन्य नाम लीच है, रक्त पिपासु, ये तीनों जीव किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा एनेलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भैया 20 नंबर प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है। देखिएगा, पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो 5 जगत वर्गीकरण कौन दिया था, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। 5 जगत वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा आर्यच व्हिटेकर, आर्यच व्हिटेकर, आर्यच व्हिटेकर। 5 जगत प्रणाली कौन दिया था दोस्तों, आर्यच व्हिटेकर ने दिया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कौन दिया था, आर्यच व्हिटेकर। ठीक है भैया, आर्यच व्हिटेकर। 5 जगत प्रणाली कौन दिया था, तो आर्यच व्हिटेकर दिया था। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो 2 जगत प्रणाली कौन दिया था दोस्तों, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। 2 जगत प्रणाली कौन दिया था, 2 जगत कौन दिया था, 3 जगत प्रणाली कौन दिया था, 4 जगत कौन दिया था। 5वां जगत तो जाने गए हैं, आर्यच व्हिटेकर है। 2 जगत प्रणाली कौन दिया था, 3 जगत और 4 जगत। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 20 प्रश्न हम लोग किए हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। और आप लोग कितने प्रश्न के उत्तर जानते थे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।